हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। स्टूडेंट्स, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तब हमने देखा था कि कोलॉइड्स जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है लायोफिलिक और दूसरा है लायोफोबिक। उस वीडियो में हमने देखा था कि लायोफिलिक उस टाइप के कोलॉइड्स को कहते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से उनको बनाने के लिए हमको कोई स्पेशल मेथड यूज़ नहीं करना है। वो वीडियो में हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली है। उस केस में अगर हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को ऐसे ही अगर मिक्स कर लेते हैं तो वो अपने आप कोलॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये याद है। जबकि लायोफोबिक के केस में, क्योंकि लायोफोबिक कोलॉइड्स में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए उनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करनी पड़ती है। वो टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, स्पेशल मेथड है, हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज ये वीडियो में हम वही इनडायरेक्ट मेथड देखने वाले हैं। इन शॉर्ट, लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट स्पेशल मेथड्स। ये अपने आप नहीं बनते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ याद होगी। तो ये मेथड कौन कौन सी है, तो वो हम आज देखेंगे। तो हमारे टेक्स्ट बुक में 3 मेथड दी गई है। पहला है केमिकल मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको कि हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं, और तीसरा है पेप्टाइजेशन। स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारी मेथड है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 मेथड ही दी गई है। आप ज़रा ध्यान दो, जो नीट वाले और जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्चुअली अलग से क्लासिफिकेशन दिया गया है। 2 अलग अलग तरीके की मेथड है। पहला है कंडेंसेशन मेथड, जिसको एग्रीगेशन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है डिसइंटीग्रेशन मेथड। ये 2 अलग अलग क्लास है, फिर उसमें अलग अलग मेथड आती है। हमारे टेक्स्ट बुक में, मतलब कि एनसीईआरटी में, ये क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी को अभी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से देयर आर 3 मेथड्स। पहला है केमिकल मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं, और तीसरा है पेप्टाइजेशन। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये केमिकल मेथड क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये केमिकल मेथड और कुछ नहीं है, दीज आर रिएक्शंस। ये रिएक्शंस है जिसमें प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कोलॉइडल स्टेट में बनते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप जानते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आपने लैब में किया होगा। सॉल्ट एनालिसिस आपने लैब में किया होगा, 11th में आपने किया था, 12th में भी है। सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, आप 2 सॉल्यूशन मिक्स करते हो और कुछ टेस्ट में, कुछ रिएक्शंस में एज अ प्रोडक्ट मिलता है, एज अ प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट क्या है, ये सस्पेंशन है। याद है, सस्पेंशन 3 टाइप के मिक्सचर है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स। तो यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेट मिलता है वो सस्पेंशन है, उसको हम कोलॉइड्स नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सस्पेंशन। क्यों सस्पेंशन कहेंगे, क्योंकि उसका जो वो जो पार्टिकल का जो डायामीटर है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए उसको सस्पेंशन कहेंगे। मैं एक बार आपको वापस याद दिला देना चाहता हूँ, कोलॉइड का पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। तो कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब सस्पेंशन के फॉर्म में होता है। वैसे ही कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो कोलॉइडल स्टेट में होता है। तो रिएक्शंस कोई नए नहीं है, सिर्फ उसका जो प्रोडक्ट का जो स्टेट है वो कोलॉइडल स्टेट होगा। ये क्लियर है। तो ऐसे कौन कौन से रिएक्शन है, हमारे टेक्स्ट बुक में 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक्चुअली 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है डबल डीकम्पोजिशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन रिएक्शन,
और चौथा है हाइड्रोलिसिस। मैंने पहले 3 इसलिए बोला था क्योंकि देखो स्टूडेंट, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी बेसिकली इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। पर हम जिस कंपाउंड पे फोकस कर रहे हैं, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और रिडक्शन हो रहा है तो हम उसको रिडक्शन कहेंगे। जब ये एग्जाम्पल देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले तो आप ये समझो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं ये बेसिकली डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दो यहाँ पे। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, वो अपने एनायंस बदल लेंगे। समझो, अपने एनायंस को एक्सचेंज करेंगे, इसी को डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, देखो हमारे पास है आर्सेनियस ऑक्साइड AS2O3, आर्सेनियस ऑक्साइड। उसके सॉल्यूशन में अगर हम H2S गैस मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे आर्सेनियस ऑक्साइड में आर्सेनिक के पास क्या था, ऑक्सीजन था, और हाइड्रोजन के पास क्या था, सल्फर था। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो अपने एनायंस बदल लेंगे। मतलब क्या होगा, आर्सेनिक के पास सल्फर चला जाएगा और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चला जाएगा। तो आप देखो इक्वेशन, AS2O3 प्लस 3H2S गिव्स AS2S3 प्लस 3H2O। तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन और सल्फर ने अपनी जगह बदल दी, तो इसको कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना हमारा आर्सेनियस सल्फाइड, ये कोलॉइडल स्टेट में होगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में सोल लिखा है। क्लासिफिकेशन में हमने ये भी देखा था, बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का जो स्टेट होता है, स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में जब हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो वो टाइप के कोलॉइड को हम सोल कहेंगे। रिमेंबर, सोल, एरोसोल, इमल्जन, जेल, फोम एक्सेट्रा। तो सोल कुछ नहीं है, ये कोलॉइड है। जब हम बोलते हैं सोल मतलब क्या, इट्स अ कोलॉइड। पर ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, जब हम सॉल बोल रहे हैं तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने इसीलिए आपको बार बार बताया था, जब आप वीडियो देखते हो तो उस चीज़ को लर्न करो, ताकि उसमें जो टर्म्स हमने यूज़ किए गए हैं वो आने वाले वीडियोस में जब हम यूज़ करेंगे तो ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। जिसको ये टर्म्स क्लियर है उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वापस बोल देता हूँ लास्ट टाइम, सोल मतलब क्या, ये कुछ नहीं है, कोलॉइड ही है जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। जैसे कि यहाँ पे हमको मिला आर्सेनियस सल्फाइड, तो ये बेसिकली सॉलिड है, इसका डिस्पर्स फेज ये आर्सेनियस सल्फाइड से बनेगा और उसमें वाटर भी है। देखो प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है, तो ये वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट, एज अ डिस्पर्जन मीडियम काम करेगा। ठीक है, तो ये हमको सोल मिल गया। आई होप आपको ये क्लियर है। इसको कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन। ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल दिया है ऑक्सीडेशन का। बच्चों आपने 11th स्टैंडर्ड के रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा वो रिएक्शन में रिडक्शन होगा ही होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो इस रिएक्शन को हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन क्यों कहा? क्या ऐसा है यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। पर हमारा जो फोकस एरिया है वो सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो स्टेप को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। बाकी यहाँ पे भी रिडक्शन तो होने ही वाला है। देखो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है इसमें सल्फर का सोल बनाया है। कैसे बनाएंगे? अगर हम H2S गैस को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सॉल्यूशन में से पास करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, ब्रोमीन वाटर ले सकते हैं या सल्फ़र डाइऑक्साइड ले सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में सल्फ़र डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगर हम H2S गैस को सल्फ़र डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन में से अगर पास करें तो हमें सल्फ़र का सोल मिलेगा। यहाँ पे इक्वेशन दिया है, सेकंड इक्वेशन जो दिया है उस पर ध्यान दो स्टूडेंट्स। SO2 + 2H2S गिव्स 3S + 2H2O। तो यहाँ पे SO2 जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब उसका खुद का रिडक्शन होने वाला है।
और H2S जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारा फोकस कंपाउंड है H2S। अब देखो H2S में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, क्लियर है। हाइड्रोजन का +1 तो सल्फ़र का -2। आई होप आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है, 11th में रेडॉक्स चैप्टर में सिखाया हुआ है ये चीज़। तो H2S में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, और जो हमारा प्रोडक्ट बना सल्फ़र वो एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। सो -2 से 0 ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। -2 से 0 ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये प्रोसेस को या ये स्टेप को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और ये जो प्रोडक्ट बना हमारा वो कोलॉइडल फॉर्म में है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो ऐसे अगर देखा जाए तो SO2 का रिडक्शन हुआ। SO2 में सल्फ़र का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, +4। ऑक्सीजन का -2 है, ऐसे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सल्फ़र का हुआ +4, तो +4 से सल्फ़र का हो गया 0, तो वो हुआ रिडक्शन, ठीक है। पर यहाँ पे क्योंकि हमारा फोकस H2S पे है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऐसा ही दूसरा मतलब तीसरा एग्जाम्पल जो दिया है दैट इज़ रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के सोल बनाने के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, वी हैव डिफरेंट चॉइसेस, जैसे SnCl2 ले सकते हैं, HCHO मतलब के फॉर्माल्डिहाइड ले सकते हैं, NH2 इसको हम हाइड्राजिन कहते हैं, तो हाइड्राजिन ले सकते हैं। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट को हम, ये जो मेटल जिसका हमको सोल चाहिए, गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से अगर पास करें तो हमें ये मेटल्स के सोल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो गोल्ड का एग्जांपल दिया है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, गोल्ड का सॉल्ट लिया। कौन सा लिया, AuCl3। उसमें हमने ऐड किया HCHO मतलब फॉर्माल्डिहाइड, साथ में वाटर ऐड किया है। देख लो इक्वेशन में दिया हुआ है, वी हैव 2 AuCl3 + 3 HCHO + 3 H2O। HCHO मतलब फॉर्माल्डिहाइड, मिथेनॉल भी कहते हैं इसको। तो आप देखो यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, किसका रिडक्शन हुआ, AuCl3 का। ध्यान दो इधर, थर्ड इक्वेशन, AuCl3 ने अपने आप को कन्वर्ट किया Au में, Au मतलब गोल्ड, ठीक है। तो AuCl3 ने अपने आप को Au में कन्वर्ट किया, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। क्यों रिडक्शन कहेंगे, क्यों रिडक्शन कहेंगे इसको, सी AuCl3 में Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Cl का -1, तो Au का क्या होगा, +3। क्लियर है, AuCl3 में Au का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। अब उसने अपने आप को Au में कन्वर्ट किया। देखो प्रोडक्ट साइड में पहला ही प्रोडक्ट क्या है, Au, सॉल लिखा है बाजू में। क्यों सॉल लिखा है, क्योंकि वो कोलॉइडल फॉर्म में है। क्लियर है, तो Au एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो +3 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्लियर है ना। तो ये रिडक्शन हुआ, इसलिए इसको रिडक्शन कहेंगे। हाँ ऑफकोर्स, जैसे मैंने कहा HCHO जो है फॉर्माल्डिहाइड, उसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर AuCl3 का रिडक्शन हुआ तो HCHO का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या ऑक्सीडेशन होके क्या बना, HCOOH, फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड, या मिथेनॉल का मिथेनोइक एसिड, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ और जो प्रोडक्ट बना वो कोलॉइडल स्टेट में है, तो बन गया अपना कोलॉइड। यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ गोल्ड का इक्वेशन दिया है, पर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम हम कुछ भी बना सकते हैं। फिर लास्ट जो रिएक्शन दिया है वो है हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल। अब सबसे पहले ये समझ लो हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, ये भी 11th में हो चुका है। व्हेन वी हैव केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ एनी कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विथ वाटर, इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। मतलब कि अगर कोई कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, किसकी वजह से, वाटर की वजह से। अगर वो कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर वो कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। दिस इज़ वन टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे ये एक रिएक्शन है जिसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कोलॉइडल स्टेट में है। क्या एग्जाम्पल दिया है, FeCl3 का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे देखो
आप FeCl3 ले सकते हो, आप AlCl3 भी ले सकते हो। क्लियर है? फेरिक क्लोराइड ले सकते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हो। उसको जब हम हाई टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, मतलब उसके एक्वियस सॉल्यूशन को, यहाँ पे जो H2O लिखा है वो H2O उसका एक्वियस सॉल्यूशन बना रहा है, तो ये अपने आप रिएक्शन बन जाएगा। अगर हम FeCl3 लेंगे तो FeOH थ्राइस बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। मतलब अगर हम फेरिक क्लोराइड लेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये जो हाइड्रोक्साइड बना, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये कोलॉइडल स्टेट में होगा, तो बन गया अपना कोलॉइड। क्लियर है? ये चीज़ बहुत सिंपल है, ये सिर्फ रिएक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिएक्शन याद रखने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। यहाँ पे एकदम क्लियर है, ध्यान दो। 4 टाइप के रिएक्शन है: डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। बस इतने भी एग्जाम्पल याद रख लो तो बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। तो टेक्स्ट बुक में बस ये इतना ही दिया है, जितना आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बस इतना ही दिया है। इतना आप ये याद कर लो, एग्जाम में लिख के आ जाओ, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले ये समझो कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या। फिजिक्स में या मैथ्स में आपने देखा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या? जोड़ना। तो डिसइंटीग्रेशन उसका ऑपोजिट हुआ, अलग करना या तोड़ना। तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेथड से डिसइंटीग्रेशन करना। सिंपल है, अगर नाम समझ जाते हो तो प्रोसेस के बारे में भी आप समझ जाओगे। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या? तोड़ना। क्लियर है? तो एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? कोलॉइड मिलेगा। यहाँ पे भी जो कोलॉइड मिलेगा वो सोल है, मतलब डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड और डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड। क्लियर है? सोल मिलने वाला है। तो ये जो मेथड है ये स्पेशली यूज़ होता है फॉर ऑब्टेनिंग सोल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के सोल बनाने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। और ये जो मेथड है इसमें 2 चीज़ हो रही है। यहाँ पे 2 चीज़ हो रही है। यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है और साथ में कंडेंसेशन हो रहा है। याद रखो, डिस्पर्जन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। मैं समझाता हूँ आपको ये प्रोसेस में। क्लियर है? इतना याद रखो, 2 चीज़ें हो रही है, डिस्पर्जन हो रहा है और कंडेंसेशन, 2 चीज़ें हो रही है। और किस चीज़ के लिए है? इसके एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे सोल्स हम बना सकते हैं। क्लियर है? इतना। चलो अब यहाँ पे होता क्या है, इसका एक्चुअल मेथड देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस का नाम क्या है? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है? आर्क मतलब क्या, आपको ये पता होना चाहिए। आर्क मतलब क्या? ये मैथ्स वाला आर्क नहीं है, ये फिजिक्स वाला आर्क है। आर्क मतलब स्पार्क। अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड में देखें तो स्पार्क। जैसे आपने देखा होगा जो बल्ब होते हैं ना, पुराने ज़माने के जो बल्ब होते थे उसमें भी 2 वायर्स के बीच में वो स्पार्क जैसा होता है। क्लियर है? तो उसको आर्क कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? मैं बताता हूँ आपको। देखो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो। ये जो मेथड है इसका ये सेटअप है, इसका ये असेंबली है, इसका एपरेटस है। ये देखो इसको। तो यहाँ पे ये 2 डायग्राम में आप देख सकते हो कि 2 कंटेनर है, बीकर जैसी 2 चीज़ है। एक जिसमें कुछ ब्लू कलर का कुछ है और दूसरा जिसमें कुछ ग्रे कलर का है। तो ये जो बाहर का कंटेनर है उसमें आप देख सकते हो साइड में लिखा भी है, आइस बाथ लिखा है, मतलब इसमें आइस भरा हुआ है। क्यों आइस रखा है ये प्रोसेस के एंड में आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी के लिए इतना समझो, ये जो बड़ा कंटेनर है, बड़ा बीकर जैसा है, उसमें आइस भरा हुआ है। और वो जो अंदर का कंटेनर है उसमें डिस्पर्जन मीडियम लिखा हुआ है। मतलब हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है, जो सॉल्वेंट है, मान लो हमारा सॉल्वेंट है वाटर, तो हमको इसमें वाटर भरना है। अगर हमारा सॉल्वेंट है अल्कोहल तो हमको इसमें अल्कोहल भरना है। क्लियर है? बाहर तो फिक्स है, बाहर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जो बाहर का कंटेनर है उसमें हम क्या भरेंगे? आइस। क्लियर है? आइस भरना है। और जो अंदर का जो बीकर है जिसमें वो ब्लू कलर का कुछ लिक्विड जैसा दिखाया हुआ है, हम उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या लेंगे? हमारा डिस्पर्जन मीडियम, हमको जो सॉल्वेंट लेना है वो लेंगे। क्लियर है? प्योर सॉल्वेंट।
क्लियर है ये चीज़। अच्छा, फिर वो सॉल्वेंट में दो रेड कलर के रॉड आपको दिख रहे हैं, वो इलेक्ट्रोड है। क्लियर है। इलेक्ट्रोड कौन से लेने हैं? जिसका सोल आपको बनाना है, मतलब आपका जो डिस्पर्स फेज जिससे बनने वाला है। मान लो अगर आपको गोल्ड का सोल बनाना है तो आपको वो इलेक्ट्रोड किसके लेने हैं? गोल्ड के। क्लियर है। और फिर वायर्स जैसा है उसके ऊपर, मतलब फिर वो बैटरी से कनेक्टेड हो गए। इतना क्लियर है आपको? असेंबली क्लियर है? वो जो रेड कलर के जो दो स्टिक जैसे दिखाई दे रहे हैं वी शेप में, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड है। कौन से इलेक्ट्रोड लेना है? जो आपको सोल बनाना है वही। अगर आपको गोल्ड का सोल बनाना है तो गोल्ड ले लो, प्लेटिनम का सोल बनाना है तो प्लेटिनम ले लो, सिल्वर का सोल बनाना है तो सिल्वर ले लो। इतना क्लियर है? अब देखो क्या होगा। अब जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्क डेवलप होगा, जिसको हम कहते हैं आर्क। ये आर्क की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। समझो ये चीज़ को। अब मैं ये प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम हाई वोल्टेज पास करेंगे ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, हाई वोल्टेज, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये सॉल्यूशन के अंदर, ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह से ये जो गोल्ड के जो एटम्स है ये सॉल्यूशन में बिखर जाएंगे। इसी को कहते हैं डिस्पर्जन। ये जो मैंने कहा ना, प्रोसेस में दो चीज़ें होने वाली है, डिस्पर्जन और कंडेंसेशन। डिस्पर्जन मतलब ऐसे दूर तक फैल जाना, मतलब ये जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे ये, और ये जो आर्क हुआ उससे ये जो इलेक्ट्रोड है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब एटम्स जो है वो फॉर्म होंगे। एटम्स तो नहीं, पर कुछ एटम्स कंबाइन करेंगे। ठीक है, कोलॉइडल रेंज में आना है। अगर सिंपली एटम्स लेंगे तो वो तो एकदम कोलॉइड रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एटम्स जो है, या कलेक्शन ऑफ एटम्स या क्लस्टर ऑफ एटम्स है, ये प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, पर हीट की वजह से ये वेपर स्टेट में होंगे। क्लियर है। तो वेपर्स जो है वो तो फिर वो सॉल्वेंट में से बबल्स बन के निकल जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? हमको जो सोल बनाना है ये नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने वो बाहर के कंटेनर में आइस रखा था। क्लियर हो रहा है आपको? समझो, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, उसकी वजह से आर्क प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो इलेक्ट्रोड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ, पर वो हीट की वजह से वेपर स्टेट में था। तो जब आइस रखा तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब क्या? वेपर में से लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में आना, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर है। वेपर में से अगर सॉलिड स्टेट में आता है तो उसको सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, मतलब जो आपका वेपर था वो वापस सॉलिड स्टेट में आ गया। किसकी वजह से आया? वो बाहर जो आइस रखा है बाहर के कंटेनर में, वो अंदर का जो डिस्पर्जन मीडियम है अंदर के कंटेनर में, उसका टेम्परेचर लो कर देगा। क्लियर है इतना? तो ये बन गया अपना कोलॉइड। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे मेटल्स का सोल बनता है। और जो गोल्ड का सोल है, याद रखो, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है अभी जो बता रहा हूँ, पर इसको याद रखो। ये जो गोल्ड का सोल है उसको पर्पल ऑफ केशियस भी कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखो। पर्पल ऑफ केशियस मतलब क्या? ये कुछ नहीं है, गोल्ड का सोल है। क्लियर है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्लियर है। इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्यों कहते हैं? ब्रेडिक्स साइंटिस्ट का नाम है। जो आर्क है वो आर्क प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको आर्क मेथड कहते हैं। और डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। क्लियर है। बहुत सिंपल है। ये भी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रेडिक्स आर्क मेथड। टेक्स्ट बुक में बस ये छोटा सा पैराग्राफ दिया है, यही प्रोसेस को आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम ड्रॉ कर लो बढ़िया सा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है ये चीज़? तो अभी अपना आखिरी मेथड, थर्ड मेथड, पेप्टाइजेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर इसमें ये पेप्टाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेप्टाइजेशन मतलब क्या? मान लो कि आपने कोई रिएक्शन किया जिसमें आपको प्रेसिपिटेट मिले। क्लियर है। कोई रिएक्शन किया जिसमें आपको प्रेसिपिटेट मिले। अब ये प्रेसिपिटेट जो है ये सस्पेंशन है, कोलॉइड नहीं है, प्रेसिपिटेट मिले।
अब यही मिक्सचर के अंदर अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं चलेगा, पर अगर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो थोड़ा सा और फिर उसको अगर शेक करते हो, तो ये जो प्रेसिपिटेट है सस्पेंशन के फॉर्म में, ये कोलॉइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होता है ये बाद में देखते हैं, पर अभी ये प्रोसेस को समझो। अगर आपको कोई रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिले, वो रिएक्शन मिक्सचर में आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके इसको शेक किया, तो जो आपके प्रेसिपिटेट थे वो कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज़? तो क्या है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सोल बाय शेकिंग इट with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte is called peptization। क्लियर है? मतलब प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करना है, इसको कहते हैं पेप्टाइजेशन। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम तो चाहिए ना, डिस्पर्जन मीडियम लेना है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यही प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं इसको कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। देखो यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर है? प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करने को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करता है ये समझने के लिए ये डायग्राम देखो। देखो जो पहला सर्कल है जिसके नीचे लिखा है फ्रेशली प्रेसिपिटेड FeOH थ्राइस, मतलब कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रेसिपिटेट है। मान लो हमको फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिला, ये तो सस्पेंशन के स्टेट में होगा, सस्पेंशन होगा मतलब कि इसमें हम ऐड करेंगे FeCl3 एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने जैसे बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं चलेगा, तो कंडीशन ये है कि आपका जो प्रेसिपिटेट है और इलेक्ट्रोलाइट दोनों में एक आयन तो कॉमन होना चाहिए, मतलब या तो कैटायन या एनायन, ये कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एग्जांपल में देखो FeOH थ्राइस और FeCl3 दोनों में Fe3+ है, तो ये कॉमन हुआ, Fe3+ कॉमन हुआ, मतलब कॉमन आयन होना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो प्रेसिपिटेट का जो सरफेस है इसके ऊपर Fe+3 के आयंस, वो जो इलेक्ट्रोलाइट में से आ रहे हैं, Fe+3 के आयंस जो है ये प्रेसिपिटेट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर है? प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन आपको पता होना चाहिए, सरफेस पे वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो प्रेसिपिटेट है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज की वजह से रिपल्जन होगा और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। सस्पेंशन के केस में, मतलब जो आपका प्रेसिपिटेट है उसका साइज, उसका डायामीटर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, मतलब कोलॉइडल स्टेट से ज़्यादा है। पर जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है तब इसका साइज, उसका डायामीटर 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है, मतलब ये कोलॉइडल स्टेट में हो जाता है। बस यही पेप्टाइजेशन है, यही काम है इलेक्ट्रोलाइट का। बस सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी नहीं चलेगा, इलेक्ट्रोलाइट में और प्रेसिपिटेट में कोई भी एक आयन कॉमन होना चाहिए, या तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल मान लो आपको सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिला AgI। क्लियर है? प्रेसिपिटेट किसका है? AgI। तो आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ कर सकते हो जिसमें Ag होना चाहिए या I- होना चाहिए, मतलब Ag+ होना चाहिए या I- होना चाहिए। क्लियर है? आपके पास प्रेसिपिटेट कौन सा है? दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं, दूसरा AgI का प्रेसिपिटेट है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ कर सकते हो? आप यूज़ कर सकते हो AgNO3 क्योंकि उसमें Ag है, या आप यूज़ कर सकते हो Ki क्योंकि उसमें I है। क्लियर है? तो AgI के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हो? AgNO3 या Ki। अगर आप AgNO3 यूज़ करोगे तो कौन एड्जॉर्ब होगा? Ag+ एड्जॉर्ब होगा। और अगर Ki यूज़ करोगे तो कौन एड्जॉर्ब होगा? I-, क्योंकि वो कॉमन है तो वो एड्जॉर्ब होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है ये चीज़? तो इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से प्रेसिपिटेट जो है ये
छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, कोलॉइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को कहते हैं पेप्टाइजेशन। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। तीन सिंपल सी मेथड थी। पहली कौन सी? केमिकल मेथड, जिसमें 4 केमिकल रिएक्शंस दिए हैं, रिएक्शंस लर्न कर लो। दूसरा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको ब्रेडिग्स आर्क मेथड भी कहते हैं, वो किसके लिए है? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के सोल के लिए है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पेप्टाइजेशन। आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, पेप्टाइजेशन में क्या होता है? जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, उसमें हम डिस्पर्जन मीडियम के साथ, मतलब के सॉल्वेंट के साथ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? जिसमें कॉमन आयन हो, तो वो प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। इसको कहते हैं पेप्टाइजेशन। तीनों मेथड जो है वो एग्जाम में एज अ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, तो आप ये सिंपल सी शॉर्ट नोट मतलब के मेथड है, याद कर लो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।